Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Miracles College, Udaipur. In this video, we are going to discuss about RC coupled transistor amplifier, RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक. यह सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है, जो कि पेपर थर्ड है, उसके यूनिट सेकंड में से लिया गया है. तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है और उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है. फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज ऑफ आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स और कैस्केडेड एम्पलीफायर्स, वन स्टेज इज कपल्ड टू सेकेंड स्टेज विद द हेल्प ऑफ ए कपलिंग नेटवर्क. यानी जो बहुचरणीय प्रवर्धक होते हैं या सोपानी प्रवर्धक होते हैं, जिसमें एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से हम कपलिंग करते हैं, युग्मन करते हैं. तो युग्मन करने के लिए एक कपलिंग नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है, युग्मन जाल की आवश्यकता होती है. द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन विच रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नेटवर्क और आरसी नेटवर्क इज यूज एज ए कपलिंग नेटवर्क इज कॉल्ड आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. यानी वो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक जिसमें जो युग्मन जाल है, कपलिंग नेटवर्क है, वो प्रतिरोध संधारित्र जाल या प्रतिरोध धारिता जाल या आरसी जाल का उपयोग करते हैं, वो आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कहलाता है. अब ये एक टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है. इसमें एक एम्पलीफायर ये है जो कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक. दूसरा भी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यहाँ दिखाया गया है. इसमें ये T1 ट्रांजिस्टर, एक T2 ट्रांजिस्टर. इसमें एमीटर और ग्राउंड के बीच आरई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर सीई लगा हुआ है, और इसमें भी आरई और सीई लगे हुए हैं. तो इसमें आरएल और सीसी ये आउटपुट में लगे हुए हैं. यही आरसी नेटवर्क है. इस आरसी नेटवर्क से हम कपलिंग कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज की. फिगर शोज टू स्टेज आरसी कपल्ड कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. हियर आरएल इज द लोड रेजिस्टेंस एंड सीसी इज कपलिंग कैपेसिटर. Using these, the output of first stage is coupled with the second stage. The capacitor CC is also called blocking capacitor. जो संधारित्र C है उसको अवरोध संधारित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये DC को ब्लॉक करता है और AC को मार्ग प्रशस्त करता है, उसको जाने देता है आगे. R1, R2, RE, RL and VCC provide proper bias for the transistor. यानी उचित बायस प्रदान करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें हम इनका चुनाव इस प्रकार करते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है Q, वो एक्टिव रीजन के अंदर जो लोड लाइन है उसके लगभग मध्य में रहे. इस प्रकार इनका चुनाव करते हैं. आरई जो रेजिस्टेंस है उसका एक काम और है, यह ट्रांजिस्टर को नष्ट होने से बचाता है. इसमें जो करंट है IC का मान लगातार बढ़ता जाता है, तो यह जो रेजिस्टेंस है वो जो IB करंट है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि IB बढ़ेगी तो IC भी बढ़ेगी. तो जब इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, DC करंट, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा. ये वोल्टेज ड्रॉप का इधर नेगेटिव फीडबैक होगा, ऋणात्मक पुनर्निवेश. ये इनपुट के साथ जुड़ जाएगा तो अपोजिट फेज में जुड़ेगा, जिससे इनपुट करंट का मान कम हो जाएगा. इनपुट करंट कम होगा तो उसके कारण आउटपुट करंट भी कम होगा, यानी आउटपुट करंट नियंत्रित रहेगा, जिससे ट्रांजिस्टर जलकर नष्ट होने से बच जाएगा. द कैपेसिटर CE शंटिंग द रेजिस्टेंस RE इज कॉल्ड एमीटर बाईपास कैपेसिटर. जो कैपेसिटर CE है वो RE को पार्श्वपथित कर रहा है, इसे उत्सर्जक उपपथ संधारित्र कहते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ CE देयर इज नो नेगेटिव फीडबैक ऑफ द सिग्नल ड्यू टू RE. अब जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं V1, वो यहाँ से जा रहा है, इनपुट के रूप में हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है.
अगर ये सीई नहीं होता तो जिस प्रकार डीसी करंट फ्लो हो रहा है और उसका नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, तो इनपुट करंट जो है एसी का वो भी आरई के थ्रू जाता और उसका नेगेटिव फीडबैक होता। तो वो हम नहीं चाहते कि उसका नेगेटिव फीडबैक हो, तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं सीई। तो जो एसी करंट है वो आरई से फ्लो ना होकर सीई से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्टेंस आरई की तुलना में कम होगा। तो सीई से फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जिसके कारण उसका नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा। यानी एसी जो करंट है उसका नेगेटिव फीडबैक ना हो, इसके कारण सीई लगाया गया है। The frequency response of single stage may be divided into 3 frequency ranges। जो एकल चरण है उसका आवृत्ति अनुक्रिया को 3 आवृत्ति परासों में विभाजित कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। निम्न आवृत्ति परास, मध्य आवृत्ति परास, उच्च आवृत्ति परास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, मध्य आवृत्ति परास। In this frequency range, the value of impedances of coupling capacitor CC and bypass capacitor CE become negligible। यानी सी और सीई की जो प्रतिबाधाएं हैं वो इसमें नगण्य होती है, so that they may be considered as short circuited। तो जहाँ पे भी वो लगे हुए हैं वहाँ हम उसको लघु पथित मान सकते हैं, यानी हटा हुआ मान सकते हैं। दी स्ट्रे कैपेसिटेंस, अवांछित धारिताएं, एंड अदर कैपेसिटेंसेस, तथा दूसरी जो धारिताएं विच शंट्स इनपुट एंड आउटपुट, जो कि निवेश तथा निर्गम को पार्श्वपथित करती है वेरी लार्ज इम्पीडेंसेज, उनका जो प्रतिबाधा है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो डेट दे मे बी कंसिडर्ड एज ओपन सर्किटेड, और उनको खुले परिपथ के रूप में माना जा सकता है। फिगर शोज द एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल स्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। एंड मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसके एकल चरण के लिए तुल्य परिपथ है, इक्विवेलेंट सर्किट एच प्राचल के रूप में। द इनपुट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एच आई, यानी जो सेकेंड स्टेज है उसका इनपुट रेजिस्टेंस इस आर एल के पैरेलल में होगा। ऑफ सेकेंड स्टेज शंट्स द लोड आर एल ऑफ द फर्स्ट स्टेज। द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस आर एल डैश इज गिवन बाय, तो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रभावी भार प्रतिबाधा आर एल और एच आई का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/RL डैश 1/RL प्लस 1/R, इससे आर एल डैश ये आ जाएगा। अब आउटपुट वोल्टेज जो होगा, अब आर एल और एच आई की जगह हम मान सकते हैं आर एल डैश। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई सी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस आई सी आर एल डैश, और आई सी का मान हो जाएगा एच एफ ई आई पी। इसी तरह इनपुट वोल्टेज भी लिखेंगे V1 इज इक्वल टू एच आई ई आई बी। इनपुट वोल्टेज V1 इज इक्वल टू एच आई ई आई बी। वोल्टेज गेन इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज AVM इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, मान रख देंगे। एच आई आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। एच एफ ई अपॉन एच आई होता है GM, आर एल डैश का मान रख देंगे। अब R जो है वो एच आई के बराबर है, एच आई से एच आई कैंसिल, यहाँ पे भी एच आई रख देंगे। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, यानी इस जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में है जो वोल्टेज गेन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन आउटपुट सिग्नल वोल्टेज एंड इनपुट सिग्नल वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच पाई का कलांतर है। नाउ लो फ्रीक्वेंसी रेंज, निम्न आवृत्ति परास। In this frequency range, the value of impedance of coupling capacitor is enough for not to be neglected। अब CC का मान बहुत मतलब इतना होता है कि उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। But the impedances of stray capacitance and other capacitances which shunts input and output are very large। इसमें भी ये अवांछित धारिताएं तथा अन्य धारिताएं जो इनपुट और आउटपुट को क्या करती है, पार्श्वथित करती है, उनका मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें ओपन सर्किट मान सकते हैं, खुला परिपथ। तो ये तुल्य परिपथ हो जाएगा जहाँ सीसीबी जुड़ा हुआ है, इसको हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है। पहले इसको शॉर्ट सर्किट माना था मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, लेकिन अब इसको जुड़ा हुआ माना है। इनपुट वोल्टेज होगा V1 इज इक्वल टू एच आई आई बी।
इफ ZL इज द इफेक्टिव लोड इम्पिडेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज, अब फर्स्ट स्टेज का जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ZL मान लें तो 1/ZL इज इक्वल टू 1/RL प्लस, अब उसमें अगर अपन देखें तो HIE और CC सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको सीरीज में जोड़ दिया, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन RL के साथ पैरेलली जुड़ा हुआ है, इससे ZL आ जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो माइनस HFE/IB ZL, यानी माइनस IC/ZL होगा, जिसको IC का मान HFE/IB रख दिया। इफ I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू HIE एंड CC, HIE और CC में से I2 करंट फ्लो हो रहा है तो I2 इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस VAB और टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे, टोटल इम्पिडेंस HIE, और इसका होगा 1/j⍵CC, J ऊपर ले ले तो हो जाएगा -J में, मान रख दें तो ये हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा -I2 HIE के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है I2, तो उसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, तो -I2 HIE मान रख देंगे I2 का। वोल्टेज गेन AVL इज इक्वल टू V2/V1 मान रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस रूप में ले लेंगे, फिर HIE प्लस RL कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले के साथ, और इधर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाले के साथ ये AVM हो जाएगा, इसको वैसा का वैसा, फिर इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस प्रकार मान आ जाएगा। अब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, AVM के कारण तो माइनस में पहले से आ रहा है पाई, ये जो नीचे टर्म है इसको लिख सकते हैं e की पावर -j θ, क्योंकि माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर j θ, तो वो पाई के साथ ऐड हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा, तो टोटल फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और थीटा का मान यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ये, जैसे A प्लस JB है तो tan थीटा हो जाएगा B/A, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स B/A, ये हो जाएगा। अब लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, निम्न अर्शक्ति आवृत्ति। The frequency at which the value of voltage gain in low frequency range becomes 1/√2 or 0.707 times the value of voltage gain in mid frequency range is called lower half power frequency or lower cutoff frequency। यानी वह आवृत्ति जिसमें निम्न आवृत्ति परास में वोल्टा लाभ का मान मध्य आवृत्ति परास के वोल्टा मान का 1/√2 या 0.707 गुना हो जाता है, निम्न अर्शक्ति आवृत्ति या निम्न अंतक आवृत्ति कहलाती है। एट लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, निम्न अर्शक्ति आवृत्ति पर AVL इज इक्वल टू AVM/√2। इफ F1 इज द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यहाँ AVL का मान रख दें हम AVM/√2 और F की जगह F1 रख दें, तो इससे F1 ये हो जाएगा। नाउ वी में राइट F1 के रूप में AVL का मान ये हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, और फेज डिफरेंस ये हो जाएगा। When the value of frequency f decreases in low frequency range, निम्न आवृत्ति परास में फ्रीक्वेंसी का मान हम कम करते हैं तो the value of AVL यहाँ से हम देख सकते हैं decreases with respect to mid frequency range, यानी मध्य आवृत्ति परास की तुलना में के सापेक्ष AVL का मान घटता है फ्रीक्वेंसी के कम होने के साथ। When f इज इक्वल टू F1 यहाँ रखें तो AVL इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और phi L इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और f टेंस टू 0 है तो AVL 0 हो जाएगा, और phi L का मान 270 डिग्री हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, उच्च आवृत्ति परास। इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज द इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC इज नेग्लिजिबल, यानी जैसे मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में इसका असर नहीं था, प्रभाव नहीं था, उसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी इसका प्रभाव नहीं था, सो दैट इट मे बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट सर्किटेड, खुले इसको लघुपथित मान सकते हैं। बट द इम्पीडेंस ऑफ शंट कैपेसिटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो अवांछित धारिताएं थी या अन्य धारिताएं जो इनपुट और आउटपुट को पार्श्वपथित करती है वो अब इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो वो सारी धारिताएं अगर हम आउटपुट की तरफ लें तो ये RL और HIE के शंट में होगी, पैरेलल में होगी। फिगर्स शाउज द एज पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल स्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी वही इक्विवेलेंट सर्किट है। The capacitor CD is obtained in the input of second stage due to Miller effect, यानी मिलर प्रभाव के कारण इसको सेकेंड स्टेज के इनपुट में लिया है, and it shunts the load of first stage along with the resistance HI, यानी ये प्रतिरोध HI के साथ
जो फर्स्ट स्टेज का लोड है उसको पार्श्वपथित करता है। द वैल्यू ऑफ सी डी इज गिवन बाय दिस, यानी बेस और एमीटर के बीच जो कैपेसिटर बन जाता है और बेस और कलेक्टर के बीच जो कैपेसिटर बन जाता है ऑटोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी के कारण, उनका इफेक्ट हो जाता है। पहले इनको हमने ओपन सर्किट माना था, लेकिन अब इसको कंसीडर किया है तो सी डी का मान ये हो जाएगा। अब ZL इफेक्टिव लोड इम्पीडेंस मान लें तो तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो 1/ZL ये हो जाएगा। तो ZL इजिकल टू ये हो जाएगा। अब इनपुट वोल्टेज हम पहले कर चुके हैं, आउटपुट वोल्टेज माइनस IC ZL IC का मान रख दिया, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज मान रख दिए, ZL का मान रख दिया। अब इसमें भी HIE प्लस RL कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर वाले को हम AVM रख देंगे और नीचे ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख देंगे। फेज डिफरेंस अब नीचे प्लस में आ रहा है तो e⁻j θ होगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो e⁻−j θ हो जाएगा, यानी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस में आया। अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बिकम्स 1/√2 और 0.707 टाइम्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। वही मध्य आवृत्ति परास में जो वोल्टा लाभ है उसकी तुलना में वोल्टा लाभ का मान अगर 1/√2 टाइम्स हो जाए, कहाँ, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में, उच्च आवृत्ति परास में, तो वह आवृत्ति क्या कहलाती है, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति कहलाती है। एट अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी AVH इज इक्वल टू AVM/√2। अगर ये F2 अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है तो ये मान रख देंगे, तो F2 का मान आ जाएगा ये, तो F2 के रूप में AVH ये हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड ले तो ये हो जाएगा, और फेज डिफरेंस ये हो जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी F इंक्रीजेस, अब हाई अपर हाफ पावर की बात कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहे हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का मान हम बढ़ाएंगे, तो मान बढ़ेगा F का मान, तो इसका मतलब AVH का मान कम होगा मिड फ्रीक्वेंसी रेंज की तुलना में। When F is equal to F2, AVH is equal to this, phi h is equal to 135, यहाँ से निकल जाएगा। When F tends to infinity, AVH tends to 0 और phi h tends to 90 degree. The variation of voltage gain with frequency is obtained according to given figure, यानी वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर हम परिवर्तन लें, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज गेन किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो उसका अगर कर्व खींचें, वक्र खींचें, तो ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कहलाता है, आवृत्ति अनुक्रिया वक्र कहलाता है। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए इसको लघु गुणक के रूप में ले रहे हैं, लॉगरिथम के रूप में ले रहे हैं log f, और इधर वोल्टेज गेन AV। तो हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज में देखें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में लगभग कांस्टेंट रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में कम होता है। द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बिकॉज एट दिस फ्रीक्वेंसीज द आउटपुट सिग्नल पावर बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम सिग्नल पावर, यानी F1 और F2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्ध शक्ति आवृत्ति इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो शक्ति है, पावर, उसका मान जो हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम पावर है, उसका आधा हो जाता है इन फ्रीक्वेंसी पर, इसलिए इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ F1 एंड F2 दैट इज F2 माइनस F1 इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, यानी इस प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई कहलाती है F2 माइनस F1। और ये कर्व हमने फेज फाई और log f के बीच खींचा है। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो कलांतर 3π/2 होता है, तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है इन्फाइनाइट के आसपास तो कलांतर π/2 होता है। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने देखा था कि कलांतर जो होता है फेज डिफरेंस पाई का होता है, F1 पर पाई और 3π/2 के बीच होता है और F2 पर π/2 और पाई के बीच कलांतर होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है और ये कलांतर किस प्रकार फ्रीक्वेंसी के साथ परिवर्तित हो रहा है ये दर्शाया गया है। थैंक यू।